नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में बढ़ती बगावत के बीच बीजेपी ने 64 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संकेत दिए। गजा तूफान की वजह से तमिलनाडु में कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और दिल्ली के पॉश वसंत कुंज में फैशन डिजाइनर समेत 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। नवंबर के महीने में ही पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। सैलानियों के लिए खबर भले ही अच्छी हो, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी मुसीबत है। कारगिल रोड पर तो पुलिस की एक पूरी टीम का बर्फ के बीच मौत से सामना हो गया। जब पुलिस वाले कारगिल रोड पर गश्त के लिए निकले थे, अचानक जोजिला पास के पास बर्फ की चट्टान खिसक गई और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। हल्की बर्फबारी इलाके में पहले से चल रही थी, इसलिए थाने के एसएचओ अपनी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, लेकिन बर्फ की चट्टान खिसकने से सारी तैयारियां कम पड़ गई। पुलिस वालों की गाड़ी के चक्के बर्फ ने जैम कर दिए। गाड़ी को कुछ पीछे ले जाकर पूरी ताकत से बर्फ पर चढ़ाने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी फिर भी नहीं मिली। पुलिस वालों ने कुछ औजार निकाल लिए और पहियों के पास से बर्फ हटाने लगे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पुलिस वाले बुरी तरह से फंस गए थे। मोटी जैकेट और लंबे बूट भी ठिठुरन रोकने में नाकाम हो रहे थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गाड़ी निकालना भी आसान नहीं था, क्योंकि बर्फ किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरी सड़क पर थी। गनीमत यह थी कि पुलिस वालों को रास्ता तो मालूम था ही, यह भी अंदाजा था कि कितनी दूर पहुंचकर मदद मिल सकती है। इसलिए कोशिश बंद नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए गाड़ी के आगे से बर्फ हटाने का काम चलता रहा। थोड़ी देर में गाड़ी के लिए रास्ता बन गया। गाड़ी भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी थी। सामने का शीशा हो या गाड़ी की छत, हर तरफ बर्फ जमी थी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद पुलिस वाले समझ चुके थे कि गाड़ी के जरिए मुसीबत से निकलना मुश्किल है, इसलिए रास्ता पार करने के लिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रास्ता देखते हुए पुलिस वाले आगे आगे चलते गए और जहां बर्फ ज्यादा लगती वहां बर्फ को हटाने का काम शुरू कर देते। बर्फ हटाने के लिए पुलिस वालों के पास फावड़े जैसे कुछ औजार भी थे। जहां तक रास्ता साफ दिखाई देता वहां तक गाड़ी को पहुंचाने का इशारा कर दिया जाता। घंटों की मशक्कत के बाद बर्फ से ढकी पहाड़ी के बीच से पुलिस वाले निकल गए। लेकिन यह काम मौत को मात देने से कम नहीं था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कुदरत ने वक्त से पहले ही करवट ले ली, क्योंकि पिछले कुछ साल से इस तरह की बर्फबारी दिसंबर आधा बीत जाने के बाद होती थी, जो इस बार दिवाली बीतने के बाद ही शुरू हो गई। शिमला से करीब 60 किलोमीटर दूर नारकंडा की पहाड़ियां भी बर्फ से ढक चुकी हैं। हिल स्टेशन नारकंडा की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ जमीन बर्फ से ढकी दिखी और आसमान में धूप भी खिली दिखी। तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। पहाड़ी नहीं, रास्ते और बिल्डिंग तक कई फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिल स्टेशनों पर अभी से सुबह और शाम का तापमान माइनस में रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, जिसका असर अब लोगों की जिंदगी पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनमें जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाला मुगल रोड भी शामिल है। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर फंसे लोग रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान जम्मू और कश्मीर के कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है। बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक हो गई है और हमारा जो माल वगैरह आता था वो इस रोड से बंद, इस रास्ते से बंद हो गया। तो बर्फबारी के साथ बड़ी ठंड भी लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। बर्फबारी जो है बहुत है, हमें जो स्कूल में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि नवंबर का ये हाल दिसंबर में बनने वाले हालात का ट्रेलर माना जा रहा है। 100 बात की बात है कि वेदर साइकिल के लिहाज से मौसम में ये बदलाव बेहतर है। पिछले कुछ साल से पहाड़ों में बर्फ और मैदानों में ठंड की शुरुआत दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हो रही थी, जो दरअसल ठंड के जाने का वक्त होता है। फसलों पर इसका असर अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। मुंबई में आदिवासी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आजाद मैदान तक मार्च निकाला। ये मार्च फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट लेकर असली आदिवासियों का हक मारने वालों के खिलाफ था। साथ ही उन्होंने जल, जंगल और जमीन का मुद्दा भी उठाया और अपनी मांगों को लेकर मुंबई के भायखला में इकट्ठा हो गए, जहां से आजाद मैदान तक मार्च निकाला गया। इस वक्त भायखला जंक्शन पर हूं और आप देखिए तस्वीरें, काफी भीड़ जो है यहाँ पे लोगों जो आदिवासी समाज है एक बड़ी संख्या में ये कूच कर चुका है रानी बाग से आजाद मैदान के लिए अपनी तमाम मांगों को लेकर। इस मार्च में 1500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया, जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से वहां पहुंचे थे। प्रोटेस्ट में स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन और जॉब जैसे कई मुद्दे उठाए गए और आरोप लगाया गया कि राज्य में आदिवासी होने का फर्जी सर्टिफिकेट पाकर कुछ लोग उनका हक मार रहे हैं। बोगस जो आदिवासी सर्टिफिकेट लेके
जो मेडिकल इंजीनियरिंग के एडमिशंस हड़प रहे हैं और जो मूल आदिवासी समाज है उसको ये एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों ने लगे हाथ वन अधिकार कानून का भी मुद्दा उठाया, जिसके तहत उन्हें उनके हिस्से की जमीन देने का वादा है। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से वो आजाद मैदान तक मार्च नहीं निकाल सके और सभी लोगों को बसों में भर दिया गया। सौभाग्य की बात है कि चुनाव सर पर हैं और ऐसे में अगर आदिवासी समुदाय सड़क पर है तो राज्य सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं है। उनका ये आरोप नया नहीं है कि फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे उनके बच्चों का हक मारा जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि सीरिया में ISIS का आतंक अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सेना देश के हर कोने में छिपे आतंकियों को नेस्त नाबूद कर देना चाहती है ताकि ISIS दोबारा सिर न उठा सके। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की एक विधानसभा सीट से घोषित बीजेपी प्रत्याशी से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का हनुमान प्रतिमा के सामने शपथ लेने का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पिछले हफ्ते का है, जिसमें बिछिया विधानसभा सीट से शिवराज शाह को बीजेपी कैंडिडेट बनाए जाने पर पार्टी के कई नाराज कार्यकर्ता पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा के सामने शपथ लेते नजर आए। मैं पंचमुखी हनुमान जी को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान को साक्षी मानकर ये कसम खाई कि वो किसी भी मंत्री या सीनियर नेता की बातों में आकर शिवराज शाह का समर्थन नहीं करेंगे। लालच में नहीं आऊंगा। इससे पहले इन लोगों ने ये निर्णय भी लिया कि अगर पार्टी शिवराज शाह का टिकट कैंसिल नहीं करती तो कार्यकर्ता आपसी सहमति से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। यदि शिवराज शाह को ही टिकट मिलती है तो जो एक निर्दलीय उम्मीदवार अपना होगा अपन सब लोग तय करेंगे, उसके समर्थन में सब लोग सहयोग करेंगे। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के कुछ देर बाद ही कार्यकर्ताओं के सुर बदल गए। संगठन से बाहर रह के अभी तक हमने कभी बात भी नहीं की। संतुष्ट किया पार्टी के वरिष्ठों ने संतुष्ट किया है कि भाई आप काम करते रहें, समय है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने बड़ी सफाई से मामले को संभाला। जानकारी के मुताबिक एक सीनियर नेता का फोन आने के बाद उनके तेवर ढीले पड़ गए। सौभाग्य की बात है कि टिकट को लेकर असंतोष आखिरी दम तक थमता नहीं है। हालांकि जिस तरह कसम खाने का ये पूरा नाटक वायरल किया गया उससे जाहिर है कि कुछ कार्यकर्ता अहमियत चाहते थे, जिसका उन्हें आश्वासन मिल गया लगता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के बारे में विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राफेल मुद्दे को लेकर पीएम पर सवाल उठाते हुए उन्हें हताश बता दिया। राफेल खरीदी में, लड़ाकू जहाज खरीदी में बहुत बड़ा घोटाला है। ये प्रधानमंत्री जी फ्रस्ट्रेट हो गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने असम में नागरिकता के मुद्दे पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। शनिवार को सबरीमला जाने का ऐलान कर चुकी महाराष्ट्र समेत देश भर के मंदिरों में महिलाओं की एंट्री को लेकर अभियान छेड़ने वाली तृप्ति देसाई ने दावा किया कि केरल के सीएम की ओर से उन्हें अब तक सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं मिला। वो हमने सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन हमें कोई भी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो शायद उसके बारे में अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। यूपी के संभल पहुंचे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने शहरों के नाम बदलने के बजाय बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दूर करने की नसीहत दी। देश में बेरोजगारी का प्रश्न बड़ा है, किसानों का प्रश्न बड़ा है और ये नाम और मूर्तियों के चक्कर में लगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुक्रवार को रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के अच्छे प्रदर्शन का भरोसा जताया और कोच रवि शास्त्री की भी तारीफ की। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर जिम में कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। डबल डिजिट 8 9 10। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का कुछ बच्चों के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। इटली के लेक कोमो में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी हाई प्रोफाइल शादी समारोह के दूसरे दिन सिंधी रीति रिवाज से शादी की। हालांकि शादी की कवरेज के दौरान मीडिया पर लगाम लगाने के बाद दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें दीपिका और रणवीर शादी के जोड़े में दिखाई दिए। पहली तस्वीर बुधवार 14 नवंबर को हुई शादी की है, जिसमें दोनों ने कोंकणी रीति से शादी की। इस तस्वीर में रणवीर क्रीम कलर का कुर्ता पहने हाथों में हार लिए दिखे, जबकि दीपिका सुनहरे रंग की साड़ी में नजर आई। वहीं दूसरी तस्वीर गुरुवार को सिंधी रीति रिवाज से हुई शादी की है, जिसमें दोनों गुलाबी रंग की डिजाइनर ड्रेस में दिखे। इस तस्वीर में रणवीर ने सिर पर पगड़ी भी बांध रखी थी, जबकि दीपिका ने भी भारी गहने पहन रखे थे। शादी अब हो चुकी है, दीपिका और रणवीर अब बीवी और मियां हैं। शादी की रस्में शुरू होने से पहले रणवीर सिंह सी प्लेन के जरिए वहां पहुंचे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। हाय रणवीर, जाओ। दीपिका और रणवीर की हाई प्रोफाइल शादी के वीआईपी मेहमान मोटरबोट से विला दिल बेलबेनेलो पहुंचे और वहां से शादी के मंडप तक का रास्ता पैदल ही तय किया।
झील किनारे बने इस आलीशान विला के टेरेस पर भी शादी से जुड़ी कुछ रस्में निभाई गई। शादी के बाद रात में जमकर आतिशबाजी भी की गई, जिससे लेक कोमो के आसपास का इलाका रोशन हो उठा। दीपिका और रणवीर ने 14 और 15 नवंबर को 2 रीतियों से शादी रचाई। बुधवार को कोंकणी रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई और गुरुवार को दोनों ने सिंधी रीति से शादी की। और शादी के बाद वहां जुटे मेहमानों को शानदार पार्टी भी दी गई। शादी से जुड़े सभी रस्मों और पार्टियों को बेहद गोपनीय रखा गया, जिसकी वजह से दीपिका और रणवीर की कुछ तस्वीरें ही सामने आ सकी। वहीं शादी वाली जगह के आसपास भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि बाहरी लोग उसके आसपास भी न पहुंच पाएं। इस सख्ती की वजह से दीपिका और रणवीर की एक झलक पाने के लिए वहां पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा। Security said that we not allowed there and no one is allowed apart from the family and very few invitees. बताया जा रहा है कि शादी की तस्वीरें बाहर नहीं जाने पाए, इसके लिए मेहमानों के मोबाइल कैमरे को स्टिकर से ढक दिया गया था। लेकिन अब दीपिका और रणवीर ने खुद ही अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी, जिसके बाद दोनों को बधाई देने का सिलसिला तेज हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने 5 आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बुधवार को पुंछ के मेडर से गिरफ्तार 2 आतंकियों में पूछताछ में पता चला कि उनके 5 साथी राजौरी और पुंछ में छिपे हैं, जो बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए इलाके में छिपे 5 आतंकवादियों की तलाश में सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने पुंछ के साथ राजौरी में भी बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस सर्च ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान शामिल हैं। आर्मी की पार्टीज और हमारी एसओजी की पार्टीज हर नाका पॉइंट्स पर लगी हुई है और हर गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं और हर तरीके से तलाशी जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन वो जारी है। 17 तारीख को वहां पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए मेंढर के करीब 20 गाँव में चौकसी बढ़ा दी गई, ताकि इलाके में छिपे आतंकवादी चुनावों में किसी तरह का खलल न डाल पाए। जो 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनसे कई हथियार बरामद किए गए। हमने वहां पर 2 AK-56 राइफल्स जो वर्केबल कंडीशन में है ठीक ठाक से, और उनके पास से 2 मैगजीन्स 60 राउंड्स, वहां से हमने लगभग 4 ग्रेनेड्स जो है रिकवर किए हुए हैं। पकड़े गए दोनों आतंकवादी कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका रिश्ता आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से होने का दावा किया गया। इसलिए फौरन पूरे राज्य में इन आतंकियों के साथियों की मौजूदगी का अलर्ट भेज दिया गया, ताकि इनके बाकी साथियों का सुराग जल्द से जल्द मिल सके। जम्मू पुलिस का दावा है कि ये लोग हथियारों की सप्लाई करने वाले थे। यहाँ से इनको खाली हथियार ले जाना कश्मीर में, और वही मोटिव हम एस्टैब्लिश कर पाए हैं। उधर पड़ोसी राज्य पंजाब में भी जम्मू से 4 संदिग्ध लोगों के दाखिल होने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पठानकोट में खास चौकसी बरती जा रही है, वहाँ नाकेबंदी कर हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। जिवें ही सानू इन्फॉर्मेशन मिली, असीं आपदे सारे नाके भी अलर्ट करते, नाल गुरदासपुर के एंट्री पॉइंट, हुशियारपुर के एंट्री पॉइंट, नाल जम्मू कश्मीर के हिमाचल के भी सारे जिहड़े इंपॉर्टेंट नाके जिहड़े साडे नाल लगदे आ, सारे अलर्ट कर दिए गए। 4 संदिग्धों का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 के चेहरे साफ दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि इन लोगों ने पंजाब की सीमा के अंदर माधोपुर में हथियार के दम पर एक इनोवा कार छीनी, जिसके बाद 4 संदिग्ध एक ढाबे पर पहुंचे, जहां इन लोगों ने खाना खाया। इस बात की रिपोर्ट मिलने पर पंजाब पुलिस की एक टीम भी संदिग्धों का सुराग तलाशने के लिए ढाबे पर पहुंची। सो ये 4 बंदे इत्थों गए सी गड्डी लेके, इत्थों गए सी होटल ते रोटी खादी यार मेरे को। ठीक, कितने बंदे सी हो? 4। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 4 संदिग्ध हैं जिनका जो सामने आए थे, उनके CCTV फुटेज भी सामने आए थे। इसी वजह से इस पूरी घटना को भी इस टेरर अलर्ट से लिंक करके देखा जा रहा है और पूरे पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी तक 4 संदिग्धों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार 4 संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे को देखते हुए पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को भी अलर्ट कर दिया है। साथ ही यह आशंका भी जताई गई है कि पंजाब में लगने वाली RSS की शाखाएं भी आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं। इसके अलावा पंजाब में होने वाली राजनीतिक पार्टियों की रैलियां भी आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं। वहीं खतरे को देखते हुए पंजाब में सेना और CRPF के कैंप की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो वहीं पंजाब पुलिस के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा के पास फिरोजपुर इलाके में भी 6 से 7 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि छिपे हुए ये सभी आतंकियों का रिश्ता आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से। सौभाग्य की बात है कि घाटी में आतंकियों को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। यही वजह है कि बौखलाए आतंकी अब दूसरे राज्यों में भी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। जरूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकियों के मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब न होने दें। ऑस्ट्रिया में एक महिला खिलाड़ी ने बर्फ से ढके ग्लेशियर पर ट्रिपल कॉक किया, यानी हवा में 3 बार कलाबाजी खाने का कारनामा किया। ऐसा करना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन वो इस खतरनाक स्टंट को करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई।
जिन्होंने ऑस्ट्रिया के स्टूबाई ग्लेशियर में स्नोबोर्ड करते हुए ट्रिपल कॉक यानी हवा में 3 बार कलाबाजी खाने का स्टंट किया। इसके साथ ही ओलंपिक चैंपियन एना गैसर का नाम ट्रिपल कॉक करने वाली पहली महिला के तौर पर रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले बर्फ पर एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर एना ने अपना हेलमेट ठीक किया। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से स्नोबोर्ड करते हुए आगे बढ़ी और बर्फ की एक ढलान वाली दीवार पर तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए हवा में उछल गई। हवा में 3 बार कलाबाजी खाते हुए एना ने कोई गलती किए बिना बड़े आराम से बर्फ पर कदम रखा और स्नोबोर्ड करते हुए अपने साथी के पास पहुंच गई। इस सफल कारनामे पर सभी ने गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। सौभाग्य की बात यह कि बहुत से रोमांचक और जोखिम वाले खेलों पर अब तक मर्दों का ही अधिकार समझा जाता था। एना गैसर जैसी महिलाएं इस सोच को चुनौती दे रही हैं और मुश्किल स्टंट करके ये साबित कर रही हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 53 साल की फैशन डिजाइनर माला लखानी और उनके नौकर की हत्या के बाद पुलिस की टीम जांच के लिए उनके बंगले पर पहुंची। आरोप है कि इस डबल मर्डर को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर दिल्ली पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच के लिए माला लखानी के बंगले पर पहुंची। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने बंगले के चप्पे चप्पे से आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। जो माला लखानी है उनका कत्ल किया गया इसी घर के अंदर और उसके बाद उनके जेवर एवर लूटने की कोशिश की है, जेवर लूटा गया है और कुछ कैश भी बताया जा रहा है। आरोप है कि इस वारदात को माला लखानी के साथ काम करने वाले राहुल नाम के टेलर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। दावा है कि आरोपी राहुल ने करीब 10 दिन पहले हत्या की साजिश रची। जो घर के अंदर 3 लोग थे उनमें से राहुल जो घर के अंदर पूरा फ्रेंडली था क्योंकि टेलरिंग का काम करता था, उसने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और इस पूरे मामले में उनके नौकर बहादुर का भी इसमें कत्ल किया गया है। साथ ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक चाकू भी खरीदा जिससे फैशन डिजाइनर माला लखानी और उनके नौकर की हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी कैश, गहने और कार लेकर फरार हो गए, लेकिन पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने रात में ही वसंत कुंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और लूट का सामान बरामद करने का दावा किया। पुलिस स्टेशन में खुद आकर इन्होंने एडमिट किया, पुलिस को सूचना दी कि हम लोगों ने अपनी मालकिन की हत्या की है। उस सूचना के आधार पर पुलिस ने आकर तमाम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर आरोपियों की माला लखानी से अनबन चल रही थी, लेकिन पड़ोसियों ने दावा किया कि माला लखानी का किसी से कोई मनमुटाव नहीं था। हमने तो महसूस नहीं किया यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा भी है, किस तरह कोई दिक्कत है। मुख्य आरोपी राहुल 2017 में भी एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सौभाग्य की बात है कि लूट के लिए डबल मर्डर की वारदात चौंकाने वाली है। आरोपी राहुल कई वर्षों से फैशन डिजाइनर माला लखानी के साथ काम कर रहा था। इतने करीब होकर भी इस तरह का धोखा रिश्तों में भरोसे का संकट पैदा करता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके इलेक्शन कैंपेन के लिए योगी आदित्यनाथ जशपुर पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ अटैक किए। योगी ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल बताते हुए वहां राम राज्य लाने के लिए बीजेपी की सत्ता में वापसी को जरूरी बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। यहाँ पर इटली से आयातित सौदागरों के माध्यम से धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां भी चरम पर चल रही हैं। योगी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के करप्शन पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना की। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको कहना पड़ा था कि 100 रुपया बेचते हैं और 10 रुपया नीचे पहुंचता है। कांग्रेस ने दलाल पाले हुए थे और कांग्रेस के दलाल ये पैसा खा जाते थे। साथ ही योगी ने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बीजेपी के दिवंगत नेता और जशपुर राजघराने के दिलीप सिंह जुदेव के काम को भी याद किया और जशपुर में बीजेपी को जिताने की अपील की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है क्योंकि 2013 में जशपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से यहां जीत हार का अंतर काफी हद तक आदिवासी वोटों पर निर्भर करता है। इसके अलावा यहां के चुनावों पर राजघराने का भी असर माना जाता है। माना जाता है कि यहां वही उम्मीदवार जीतता है जिसको राजघराने का समर्थन मिलता है। हालांकि इस बार कांग्रेस आदिवासियों के विकास के मुद्दे पर जशपुर में बीजेपी को हराने का दावा कर रही है। इस बीच राम मंदिर पर कांग्रेस नेता हंसराज भारद्वाज ने योगी के हमलों पर जवाब देते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अब इन्होंने एक जोकर चीफ मिनिस्टर बनाया यूपी में, वो सिवाय उल्टे काम करने के कुछ नहीं कर रहा।
सवाल की बात है कि योगी ने धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाकर एक बार फिर हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन योगी के हमलों का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरह की भाषा बोले वो भाषा की मर्यादा भूले वो अच्छा नहीं। मुंबई पुलिस मी टू कैंपेन के तहत घिरी हस्तियों को अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाएगी। मुंबई पुलिस ने बड़ी हस्तियों के यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुए मी टू कैंपेन के तहत घिरे फिल्म जगत से जुड़े लोगों को अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाने का फैसला किया। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित की एक याचिका पर एनआईए ने मुंबई की एक अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया। यूपी के बागपत में पुलिस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट डालने की शिकायत मिलने के बाद ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया। इसी ग्रुप में कुछ एडमिन पाकिस्तान के भी शामिल हैं। बैंकिंग समेत दूसरे सेक्टर के शेयरों में मजबूती से शेयर बाजार एक महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 119 अंकों की बढ़त के साथ 35,261 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 40 अंक चढ़कर 10,617 पर बंद हुआ। अब हम बात करते हैं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सरताज सिंह के अलावा 2 और पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। इन नेताओं समेत कुल 64 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया, जबकि बागी नेताओं की अनदेखी के आरोपों को सिरे से नकारते हुए बीजेपी ने युवाओं को मौका देने का तर्क पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बड़े नाम आप बता रहे हैं मुझे, उन सबके साथ बराबर न्याय किया। वो सांसद रहे, महापौर रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, अगली पीढ़ी को भी तो आना है ना। बीजेपी ने यह दावा भी किया कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी से बाहर किए जाने के बाद बागी नेताओं के तेवर और तल्ख हो गए। उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में तानाशाही और मनमानी का आरोप लगा दिया। और होशंगाबाद में प्रचार के लिए पहुंचे सरताज सिंह ने मंच से ही अपनी अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। मेरी पार्टी ने तो मुझको घुट-घुट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन इन्होंने मुझे गले लगाया। यही नहीं, बीजेपी से बगावत कर दमोह और पथरिया दोनों सीटों से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे रामकृष्ण कुसमरिया ने तो बीजेपी को सीधी चुनौती दी। तानाशाही हो गई, मनमानी होने लगी, लोगों के संग जाति होने लगी, उनको तो खत्म करने पड़े। बागियों का दावा है कि वो बीजेपी को इस इलेक्शन में बड़ी चोट पहुंचाएंगे। सौबात की एक बात है कि बीजेपी का बागियों को पार्टी से बाहर करना सिर्फ सांकेतिक है। पार्टी से किनारा कर चुके नेताओं पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। हालांकि बागियों से पार्टी को होने वाले नुकसान के लिहाज से ये एक डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर हो सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले गजा नाम के तूफान ने तमिलनाडु में दस्तक दे दी, जिसके असर से तमिलनाडु में समंदर के किनारे बसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी, जिसने कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि पहले से जारी चेतावनी की वजह से प्रशासन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी थी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ घंटों में इस तूफान के और तेज होने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी। साथ ही तूफान की वजह से अन्ना यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी। किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 9 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा 31,000 बचाव कर्मियों और एसडीआरएफ को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए। गजा तूफान की वजह से मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। सौबात की एक बात है कि तूफान से जिस तरह के खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है, उससे बचने के लिए पहले से ही तैयारियों का होना जरूरी है, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। इजराइल में पुलिस ने एक पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश कर रहे लुटेरों को सिर्फ 60 सेकंड के तेज रफ्तार ऑपरेशन में धर दबोचा। वो लुटेरे बिना नंबर वाली गाड़ी में सवार थे, इसलिए पुलिस को उन पर शक हो गया और वो उन पर निगाह रख रही थी। और उनका शक तब यकीन में बदल गया जब एक लुटेरा पिस्टल की नोक पर एक पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को स्टोर में ले गया। तभी गाड़ियों की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो बाहर भागा। बाहर एक गाड़ी में उसके साथी इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो दरवाजा भी नहीं खोल पाया। तभी सामने से एक गाड़ी आ गई। वो कुछ समझ पाते कि एक गाड़ी उनके पीछे भी आ गई। साथ वाले गलियारे में भी 2 गाड़ियां पहुंच गईं। लुटेरे भागे, लेकिन गाड़ियों से सादी वर्दी में उतरे पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ा दिया। ड्राइवर की सीट पर बैठा लुटेरा वहीं पकड़ा गया। उसके बाकी 2 साथी कुछ दूर भागने के बाद पकड़ लिए गए। पुलिस ने इस ऑपरेशन को 60 सेकंड से भी कम वक्त में पूरा कर लिया। सौबात की एक बात है कि इजराइल हर वक्त आतंकवाद से लड़ता है, इसलिए उसकी पुलिस तेज रफ्तार ऑपरेशन में माहिर है। हालांकि ये मामला साबित करता है कि सिस्टम चौकन्ना रहे तो अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष अंकित वसोया ने इस्तीफा दे दिया। एबीवीपी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष अंकित वसोया को डिग्री विवाद के बाद जांच पूरी होने तक एबीवीपी से बाहर कर दिया, जिसके बाद अंकित वसोया ने डूसू से भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बयान दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच अगले साल दूसरी शिखर वार्ता होगी, जिसकी जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिका में फॉक्स न्यूज समेत 13 मीडिया संगठनों ने व्हाइट हाउस के खिलाफ दायर CNN के उस मुकदमे का समर्थन किया, जिसमें CNN ने अपने एक पत्रकार की व्हाइट हाउस में एंट्री पर पाबंदी लगाने का विरोध किया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL के लिए होने वाली नीलामी से पहले 22 खिलाड़ियों को अपने पास रखा, जबकि 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। राजनीतिक संकट के बीच श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तिलक रत्ने दिलशान पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की नई पार्टी SLPP यानी श्रीलंका पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। 26 साल बाद कोलकाता में खेल रहे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने पहला इंडिया ब्लिट्ज चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपने चहेते नेताओं को जिताने के लिए समर्थक अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। सागर जिले की रहली सीट से MLA और मंत्री गोपाल भार्गव के कुछ समर्थकों ने अपने सिर पर मंत्री का नाम लिखवा दिया और उसके लिए हेयर ड्रेसर से गोपाल भार्गव का नाम अपने सिर पर डिजाइन करवाने लगे। तो वहीं एक महिला समर्थक ने तो अपने चहेते नेता की जीत के लिए देवी दुर्गा से मन्नत मांगी और अपने पूरे बाल ही मुंडवा दिए। ये हमने मन्नत मांगी उनके चरणों में कि 1.25 लाख वोटों से विजय गोपाल भार्गव जी हमारे भैया जी। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव 8वीं बार रहली सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इस बार भी उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उनको जब अपने समर्थकों के अनूठे प्रचार का पता चला तो वो भी गदगद नजर आए। सौभाग्य की बात है कि समर्थक अपने नेता को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गोपाल भार्गव की जीत का रिकॉर्ड देखते हुए भी समर्थक खुद को बढ़ चढ़कर प्रचार में पेश कर रहा है, वो भी तब जब नेता में मंत्री बनने का मादा हो। महाराष्ट्र के यवतमाल में पतंग लूटने के चक्कर में एक बच्चा वहां मौजूद एक इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उसके दूसरे दोस्त भी वहीं खड़े हुए थे और बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर फंसी पतंग अपने हाथ में आने का इंतजार कर रहे थे। पतंग को नीचे आते देख उनमें एक बच्चा तो तेजी से उसकी तरफ दौड़ भी गया। इस दौरान पतंग भी लहराते हुए जमीन पर गिर गई। इसके बाद अमोघ नाम का यह बच्चा पतंग को उठाने लगा, लेकिन तभी एक दूसरा बच्चा ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई दिया और गोल गोल घूमते हुए अमोघ के ऊपर ही जा गिरा, जिसके बाद दोनों बच्चे नीचे गिर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। जानकारी दी गई कि ये दोनों बच्चे एक पतंग लूटने की कोशिश कर रहे थे, जो वहां मौजूद एक इमारत की 5वीं मंजिल पर फंसी हुई थी। दावा है कि पतंग को निकालते समय ही स्वप्निल नाम का बच्चा 5वीं मंजिल से नीचे गिर गया। सौभाग्य की बात है कि पतंग लूटने के चक्कर में दोनों बच्चों ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। वो इस हादसे में अपनी जान भी गंवा सकते थे। ऐसे हादसों से बच्चों के माता पिता को सबक लेना होगा। कुदरत ने इस बार ऐसी करवट ली है कि रेगिस्तान को भी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने सऊदी अरब और कुवैत को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंट भी बाढ़ से बेहाल है, जिनके वीडियो के जरिए खाड़ी देशों की लाचारी साफ देखी जा सकती है। लगातार हुई बारिश के बाद वो जगह बेहाल हो गई जहां सऊदी अरब में ऊंटों को रखा गया था। टीन की छत उड़ चुकी थी और रेलिंग बिखर चुकी थी। रेगिस्तान में पानी का दरिया बह रहा था। अचानक एक रेलिंग के साथ ऊंट भी बहने लगा। तेज लहरें ऊंट को किसी कागज की नाव की तरह बहाकर ले जा रही थी। ऊंट छटपटा रहा था और खुद को बहने से रोकने की कोशिश कर रहा था। कई भारी भरकम चीजें लहरों के साथ बहकर जा रही थी। थोड़ी ही देर में लहरों से मुकाबला करता हुआ ऊंट उठकर खड़ा हो गया। लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि पूरी दुनिया रेगिस्तान का हाल देखकर हैरान है। और इन देशों के लोगों के लिए ये आफत ऐसी है जो सोच से भी परे थी। कुवैत की तो ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और हर तरफ फंसे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें कुदरत की इस आफत से केवल राहत का इंतजार है। सड़कों पर बह रहा सैलाब इतना ताकतवर है कि वो भारी भरकम गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। गाड़ियां तो हल्के फुल्के खिलौनों की तरह बहती हुई दिख रही हैं। ऐसे ही एक वीडियो में जान बचाने के लिए लोग सड़क किनारे खड़े दिखे, जो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे थे। सड़क पर उमड़ रही लहरों ने गाड़ियों को एक के ऊपर एक चढ़ा दिया था। ये वो गाड़ियां थी जो सड़क किनारे खड़ी थी, यानी गनीमत ये थी कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था। थोड़ी देर में बहती हुई गाड़ियां सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गई। लेकिन गाड़ियों के बहने की तस्वीरें कुवैत के किसी एक हिस्से से नहीं आई, बल्कि कुवैत के कई हिस्सों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हाईवे पर दौड़ रहे लोग भी पानी के बीच फंस गए और जान पर आफत आ गई। कुवैत के इस हाईवे पर गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, जिन्हें थोड़ी दूर चलने के बाद हाईवे दिखा ही नहीं, क्योंकि बाढ़ के पानी ने हाईवे को भी अपनी जद में ले लिया। गाड़ियां रोककर लोग हाईवे के किनारे रुके थे। तभी एक कार को लहरें अपने साथ बहाकर ले गई। गाड़ी में कुछ लोग भी मौजूद थे, इसलिए कुछ लोग गाड़ी को बचाने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। गाड़ी जिस तरह से बहती हुई जा रही थी, उसे देखकर लहरों की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जगह जगह कुवैत की सड़कों पर पानी में कई फीट तक डूबी गाड़ियां दिखाई दे रही। लोग गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर ही जाने को मजबूर
मजबूर हो गए, तो कई लोग ऐसे भी रहे जो अचानक पानी बढ़ने की वजह से सड़कों पर ही फंस गए। ऐसे लोगों की जान आफत में फंस गई, जिन्हें बचाने की भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। और इस आफत के पीछे एक ताकतवर तूफान को वजह माना जा रहा है, जो अब भी कमजोर नहीं पड़ा है। कुवैत में बाढ़ के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हालात ठीक होने तक कुवैत से न तो विमान उड़ान भर पाएंगे और न ही विमान पहुंच पाएंगे। तमाम स्कूल और कॉलेज ही नहीं, सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। कुवैत के तमाम बड़े बाजार और पूरा कारोबार बारिश और बाढ़ की वजह से ठप है। सभी लोगों को सुरक्षा के लिहाज से घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। कई हाईवे और शहर की अहम सड़कों को पानी के निकलने तक बंद कर दिया गया। कुछ वेबसाइट दावा कर रही हैं कि बाढ़ से कुवैत का नुकसान भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। सौ बात की एक बात है कि सऊदी अरब और कुवैत में आई कुदरत की आफत हैरान करने वाली है। हालांकि कुवैत के इन हालात के लिए कमजोर तैयारियों को भी वजह माना जा रहा है, क्योंकि लोगों को यह अनुमान ही नहीं था कि कुवैत को बाढ़ का सामना भी करना पड़ सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता की संपत्ति के मामले में उनके रिश्तेदारों से जवाब तलब किया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की संपत्ति की देखरेख को लेकर उनके रिश्तेदारों से जवाब तलब किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक आदमी पर आपसी कहासुनी के दौरान भरे बाजार में अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीरा रिकर्डल को बर्खास्त कर दिया, जिस पर यह अटकलें लग रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया का मीरा रिकर्डल से झगड़ा हुआ था। यूरोपियन यूनियन से 21 महीने में ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया पर तैयार किए गए दस्तावेज और योजना को ब्रिटेन की संसद में हरी झंडी दे दी गई। स्विट्जरलैंड में फ्रांस की आखिरी रानी के मोती और हीरे के पेंडेंट की 14 करोड़ रुपए में नीलामी हुई, लेकिन इसकी बोली लगाने वाले खरीदार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए गए 2 लोगों की सजा का ऐलान 20 नवंबर को करेगी। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद अब कर्नाटक सरकार ने देवी के रूप में पूजे जाने वाली कावेरी का कृष्णाराज सागर बांध के पास 125 फीट ऊंचा स्टैच्यू लगाने का ऐलान किया। एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करते हुए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर चिंता जताई और पराली जलाने वाले किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली नहीं देने का आदेश दिया। चंडीगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मोहित मल्होत्रा। अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन के चीफ जाकिर मूसा को पंजाब के अमृतसर में देखे जाने की खबर है। पंजाब पुलिस को आशंका है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ मिलकर जाकिर मूसा राज्य में बड़ा हमला कर सकता है, इसलिए पंजाब में जगह जगह जाकिर मूसा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मोहित, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, पिछले 24 घंटे में 3 बड़े इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस ने शेयर किए और पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रखा था पूरे प्रदेश में। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि जाकिर मूसा को देखे जाने का दावा किया गया है अमृतसर में। और अमृतसर पुलिस की तरफ से जो नजदीकी जिले हैं, गुरदासपुर की बात करें, पठानकोट की, वहां पर इनपुट दिया गया है कि जाकिर मूसा अमृतसर में हो सकता है और वो पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। इसी वजह से जाकिर मूसा के जो पोस्टर हैं वो पंजाब के तमाम थानों में दिए गए हैं और कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जाकिर मूसा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी जाकिर मूसा से मिलते जुलते व्यक्ति को देखे तो तुरंत ही पंजाब पुलिस को जानकारी दे सके। इसके अलावा पंजाब के तमाम बड़े शहरों में पंजाब पुलिस के जवानों के साथ पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं उनको लगाया गया है। जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहे हैं और पुख्ता इनपुट होने की जानकारी पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया मोहित आपका। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर मुद्दा संवैधानिक तरीके से हल करने की दलील दी। उन्होंने ये बात न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में की। विपक्ष का आरोप है कि आप राम का नाम लेते हैं, आपका संकल्प है कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। रामलला के ननिहाल में आप है, अब तो तारीख बता दीजिए। देखिए, संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके जन भावनाओं का सम्मान के हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भारत के संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। सबरीमाला के मुद्दे पर अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है तो मुझे लगता है कि सबरीमाला से पुराना से राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला है और ये अपेक्षा देश की जनता करती है कि न्यायपालिका विलंब इसमें कोई फैसला ले। वहीं 25 नवंबर को अयोध्या में वीएचपी और शिवसेना के सम्मेलन की वजह से वहां के मुस्लिम समुदाय ने जो खतरे की आशंका जताई है, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने सबको सुरक्षा देने का भरोसा दिया। देखिए, कौन रहना चाहता है, कौन छोड़ना चाहते है, उनका अपना विषय है।
क्या उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है? कोई राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार के मुद्दों को अपनाओ बनाना चाहता हो, उसका विषय हो सकता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी। छत्तीसगढ़ में प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत का दावा किया। भाजपा अपने मुद्दों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेता, अपनी नीति और अपनी नेक नियति के आधार पर चुनाव मैदान में है और चुनाव जीतेगी। सौभाग्य की बात है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी राजनीति का बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारक की तरह पेश कर रही है। योगी भी उसी अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं। 1984 सिख दंगों की सुनवाई के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे दो दोषियों नरेश सहरावत और यशपाल सिंह पर अकाली दल के विधायक ने हमला कर दिया। सिख दंगों के दौरान हुई 2 लोगों की हत्या के इन दोनों दोषियों की सजा का कोर्ट में ऐलान होना था, जिसके लिए दोनों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। पुलिस दोनों दोषियों को लेकर कोर्ट रूम की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी वहां मौजूद अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी दोषियों पर हमला करने की कोशिश की। कोर्ट में हंगामे के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने दंगों के दोषियों के साथ आए लोगों पर धमकी देने का आरोप भी लगा दिया। तुम्हारी गुंडागर्दी बंद होने का नाम नहीं ले रही, उसके बाद भी अभी भी तुम गुंडे बनकर घूम रहे हो, अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहोगे कर सकते हो। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों दोषियों नरेश सहरावत और यशपाल सिंह की सजा पर फैसला 20 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया। सौभाग्य की बात है कि कोर्ट के अंदर किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक जनप्रतिनिधि से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अगर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया तो सजा देने का अधिकार भी कोर्ट का ही। फ्रांस के साथ राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच कांग्रेस ने अब सीधे एनएसए अजीत डोभाल को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि रक्षा खरीद परिषद और दूसरी जिम्मेदार एजेंसियों की बजाय अजीत डोभाल ने राफेल की कीमतों को लेकर मध्यस्थता की, जबकि वो इस रक्षा सौदे के लिए बनी समिति का हिस्सा ही नहीं थे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माननीय अजीत डोभाल जी पेरिस, फ्रांस के अंदर राफेल सौदे पर वार्तालाप, बातचीत, नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गलत तरीके से राफेल लड़ाकू विमानों का आधार मूल्य बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राफेल लड़ाकू जहाज का बेंचमार्क प्राइस 5.2 बिलियन यूरो यानी 39,422 करोड़ से बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो यानी 62,166 करोड़ रुपया कर दिया। कांग्रेस ने यह दावा भी किया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राफेल लड़ाकू विमानों की बढ़ी हुई कीमतों को मानने से इनकार कर दिया था। हर बार जब उनके पास फाइल गई, उन्होंने हाँ करने से इनकार कर दिया। मनोहर पर्रिकर साहब वो तो आगे भेज देते थे, बोलते आगे फैसला कर लें प्रधानमंत्री। इसीलिए वो जब रक्षा सौदा हुआ 36 जहाजों का 10 अप्रैल 2015 को, तो वो गए ही नहीं, फ्रांस ही नहीं गए, मछली खरीद रहे थे। इन आरोपों के साथ कांग्रेस ने राफेल डील की जांच जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से करवाने की मांग दोबारा रख दी। कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद बचाव में बीजेपी भी उतरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो सीधे राहुल गांधी पर हमला किया और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने फ्रांस की तरफ से मिल रहे 36 राफेल विमानों को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। इसमें राजनीति करने की बजाय तथ्यों को समझने की आवश्यकता है। राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। देश को कौन से युद्धक विमान चाहिए ये रक्षा विशेषज्ञ तय करेंगे, कोई राहुल गांधी या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने राफेल डील में लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस राफेल डील को केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रही है, इसलिए वो लगातार नए नए मुद्दे खोजकर हमलावर है। दावा किया जा रहा है कि उसकी कोशिश इस मसले को लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखने की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसे विमान को रनवे पर दौड़ाने का परीक्षण किया गया जिसकी मदद से भविष्य में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इसीलिए विमान में बाकायदा एक रॉकेट लगाकर उसे रनवे पर दौड़ाने का परीक्षण किया गया।
ताकि ये समझा जा सके कि विमान जब रनवे पर दौड़ेगा तो इस पर लगे लॉन्चर 1 नाम के रॉकेट पर क्या असर पड़ेगा। इस परीक्षण को स्पीड टैक्सी टेस्ट कहते हैं, जिसे स्पेस कंपनी वर्जिन ऑर्बिट ने किया। उसके साइंटिस्ट और इंजीनियरों ने विमान को हर तरह से जांचा परखा, जो कि बोइंग 747-400 विमान है। रॉकेट से लैस ये विमान अलग अलग हालात में रनवे पर कैसे दौड़ेगा ये भी देखा गया। इस परीक्षण के दौरान ये विमान करीब 204 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में कामयाब रहा। और इस कामयाबी के बाद वर्जिन ऑर्बिट ने उम्मीद जताई कि वो 2021 से विमान पर लगे रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित करने लगेगा। हालांकि इससे पहले विमान के कई और परीक्षण होंगे, जिसके बाद ये विमान लॉन्चर 1 रॉकेट को आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। इस ऊंचाई पर रॉकेट विमान से अलग हो जाएगा और थोड़ी देर में इसका इंजन चालू हो जाएगा। लॉन्चर 1 के अंतरिक्ष में पहुंचने पर दूसरे स्टेज का रॉकेट उससे अलग होकर अपने रास्ते पर निकल पड़ेगा और इसके बाद ये रॉकेट अपने साथ लेकर गए सैटेलाइट को आसानी से उसके ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। और बड़ी बात यह है कि लॉन्चर 1 रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद इस विमान का इस्तेमाल बार बार ऐसे लॉन्च के लिए किया जा सकेगा। अगर 2021 में लॉन्चर 1 रॉकेट का पहला लॉन्च सफल हो गया तो सैटेलाइट छोड़ने का खर्च बहुत कम हो जाएगा। कंपनी की योजना इस विमान से अंतरिक्ष के कगार तक पर्यटकों को भी ले जाने की है। सौभाग्य की बात है कि वर्जिन ऑर्बिट का प्लेन कामयाब रहा तो स्पेस मिशन के तौर तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। तब बहुत कम खर्च में उसी तरह से रॉकेट और सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जैसे हम अभी प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि उनके सरकारी आवास पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए उनके घर 5 देश रत्न मार्ग के बगल में बने मुख्यमंत्री आवास की दीवार से ऊपर तक एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वहां लगे कैमरे की मदद से उनके घर में आने जाने वालों पर नजर रखी जाती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सीधे तौर पे एक संगीन आरोप लगाया है कि उनके जो आवास में आने वाले लोग हैं उन पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पैनी नजर रखते हैं। तेजस्वी के जासूसी के आरोप पर बिहार की पॉलिटिक्स में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आरजेडी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए नीतीश गवर्नमेंट पर फोन टैपिंग का भी आरोप लगा दिया। फोन भी टैप किया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे से देखरेख किया जाता है कि क्या गतिविधि है। हालांकि जेडीयू ने जासूसी के आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि सीएम आवास में सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगाया गया। कोई अपराधी अगर उनसे मिलने आता है सीसीटीवी कैमरा में कैद न हो जाए, उनको डर इस बात का है। ऐसा पहली बार है जब बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर सीधे किसी की जासूसी करवाने का आरोप लगाया गया है। सौभाग्य की बात है कि बिहार में लालू यादव के परिवार और सीएम नीतीश कुमार के बीच टकराव हर रोज नई ऊंचाई छू रहा है, लेकिन जासूसी और फोन टैपिंग जैसे आरोप गंभीर हैं। केवल सनसनी के लिए ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। कठुआ कांड में पीड़ित परिवार ने अपनी वकील दीपिका राजावत को केस से हटाने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या के आरोप को लेकर हो रही सुनवाई के बीच परिवार ने अपनी वकील दीपिका राजावत पर कोर्ट नहीं आने का आरोप लगाते हुए उन्हें केस से हटाने का फैसला किया। यूपी के नोएडा में मामूली विवाद के बाद बदला लेने के लिए कुछ लोगों पर एक लड़के को गोली मारने का आरोप लगा, जिसके बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ट्रेन की चपेट में आने से बाघों के 3 बच्चों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय परिसर में एक बीजेपी विधायक ने एक अधिकारी के नशे में होने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद अधिकारी ने रोते हुए विधायक से माफी मांगी। गलती होगी तो माफी मांगो, समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सड़क बनाने के काम में लगी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली की पूर्व मेयर रेखा वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर छठ के मौके पर सरकारी पैसे से आयोजित आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक डांस करवाने का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या उसके तुर्की के दूतावास में की गई थी, जिसको लेकर 5 अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक दिव्यांग एथलीट ने आरोप लगाया कि फ्लाई दुबई की एक फ्लाइट में उन्हें व्हीलचेयर नहीं मुहैया करवाई गई और उड़ान के दौरान एक बोतल में पेशाब करने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद एयरलाइंस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। इंडिया ए और मेजबान न्यूजीलैंड ए के बीच शुक्रवार से माउंट मोगनोई में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी।
आईपीएल नीलामी में करीब 9.5 करोड़ में खरीदे गए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने बताया कि उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैसेज भेजकर रिलीज करने की जानकारी दी। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी पोलैंड की एग्निएश्का रादवांस्का ने फिटनेस की वजह से खेल को अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक रैली में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के साफ संकेत दिए और दावा किया कि वो 1 दिसंबर को इस पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सीएम का यह बयान इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनाई गई कमेटी ने लंबे इंतजार के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसका जिक्र करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ संकेत दिए कि राज्य में मराठा आरक्षण की राह अब मुश्किल नहीं रहेगी। आता सरकार निर्णय घेणार आहे, करायचंच असेल तर 1 डिसेंबरला जल्लोष करा आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम हे या सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे होणार है। सीएम ने अपने बयान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जिस रिपोर्ट का जिक्र किया वो चीफ सेक्रेटरी डीके जैन को सौंप दी गई। The subject of social, educational, economic status of Marathas and other allied aspects has been received by the government today. राज्य पिछड़ा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप तो दी, लेकिन इसके साथ ही 20,000 पन्नों की इस रिपोर्ट के लीक होने की बात भी सामने आ गई, जिसके बाद रिपोर्ट में मराठा आरक्षण पर कमेटी ने अपनी क्या राय रखी है इसको लेकर दावा किया गया। इनमें एक दावा यह किया गया कि मराठा आरक्षण पर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा पाया। दावा किया गया कि कमेटी ने इसके लिए मराठा समुदाय के करीब 45,000 परिवारों से बातचीत की और उनके बयानों को रिपोर्ट में आधार बनाया। इसी तरह एक दावा यह भी किया गया कि रिपोर्ट में करीब 90% कुणबी मराठाओं ने आरक्षण को जरूरी बताया, जो पहले ही ओबीसी कैटेगरी में शामिल है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह बात होने का भी दावा किया गया कि मराठा समुदाय की 37% आबादी गरीबी रेखा से नीचे पाई गई, जबकि आरक्षण देने के लिए किसी भी समुदाय की 25% जनसंख्या का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी। यानी रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो अगर सही साबित हुए तो फडणवीस सरकार के लिए मराठा आरक्षण लागू करना आसान ही नहीं होगा, बल्कि अदालत में भी इसे चुनौती देना मुश्किल होगा। हालांकि आरोप लग रहा है कि मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट का आना और सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान 2019 के लोकसभा और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चला गया दांव है, जिस पर विपक्ष ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। Suddenly he has woken up in favor of Maharashtra reservation, Maratha reservation. Well, this is nothing but a political gimmick. Only because there is polling going to go on. हालांकि सरकार की मुश्किलें इस रिपोर्ट से कम हो गई हों, ऐसा कम ही लग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के लीक होने का जो दावा किया गया है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि कमेटी ने मराठा समुदाय को 8 से 10% आरक्षण देने की सिफारिश की है, जबकि मराठा समुदाय 16% आरक्षण देने की मांग कर रहा है। हालांकि ये सब अभी दावे ही हैं, जिनकी सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। स्वाभाविक की बात है कि मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट आना और सीएम फडणवीस का इस पर बयान सिर्फ संयोग नहीं है। दावा है कि सरकार मराठा आरक्षण लागू करके अपने पक्ष में माहौल तैयार करना चाहती है, जिससे चुनाव में सरकार को इसका फायदा पहुंच सके। गुजरात के सूरत में 52 साल के कांजीभाई प्रजापति की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनके ही परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें उनकी बहू निशिता भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि छोटे बेटे प्रकाश की पत्नी निशिता ने झाड़ फूंक के बहाने अपने ससुर की हत्या की साजिश रची, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन सूरत पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी बहू निशिता समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि कांजीभाई प्रजापति के छोटे बेटे प्रकाश ने अपनी जाति से अलग निशिता नाम की लड़की से शादी की, लेकिन कांजीभाई इस शादी से खुश नहीं थे। छानबीन में पता चला कि ये मर्डर में उनके 3 बेटे, उनकी पत्नी, बेटी और पुत्रवधू 6 इन्वॉल्व है, तो पुलिस ने उनके खिलाफ मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर कर। ससुर की नाराजगी को देखते हुए आरोपी निशिता को यह डर था कि कहीं प्रकाश अपने पिता की बातों में आकर उसे छोड़ न दे। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उसने अपने ससुर को मारने की साजिश रची, जिसके तहत उसने कांजीभाई के बेटों को उनके पिता पर भूत का साया होने का भरोसा दिलाया और फिर उसने उनके ऊपर से साये को दूर करने का दावा भी किया। आरोप है कि झाड़ फूंक के लिए बहू निशिता ने रात का वक्त चुना, जब साजिश के तहत सबसे पहले सोते हुए कांजीभाई प्रजापति को सिंदूर मिला पानी पिलाया गया और फिर उसके बाद आरोपी बहू के कहने पर उनके तीनों बेटे और बेटी कांजीभाई के सीने पर कूदे, जिससे उनकी पसलियां टूटने से मौत हो गई। मौत में उसकी जो हड्डी पसली वगैरह टूट गई थी और वो रीजन के हिसाब से उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी आरोपी कांजीभाई के शव को घर पर छोड़कर बनासकांठा चले गए, ताकि पुलिस के साथ लोगों को भी उन पर शक न हो और सभी को कांजीभाई प्रजापति की मौत हत्या न लगे।
लेकिन पड़ोसियों ने 202 नंबर फ्लैट से बदबू आने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिससे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये शक हुआ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो पोस्टमार्टम करवाया, तो पोस्टमार्टम में पता चला कि उनका नेचुरल डेथ नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद कांजी भाई का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में जल्द चार्जशीट दायर करने का दावा किया। स्वाभाविक की बात है कि झाड़ फूंक के बहाने हत्या की साजिश चौंकाने वाली। अगर कांजी भाई का परिवार बहुनिश्चितता के बहकावे में नहीं आता तो उनकी जान नहीं जाती। ऐसी घटनाओं से समाज को भी सबक लेने की जरूरत है। बिहार के पटना में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के नेता अमित भूषण वर्मा की हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। अमित भूषण वर्मा समेत आरएलएसपी के 4 नेताओं की हत्या बीते 1 साल में ही हुई, जिसकी वजह से बिहार की पॉलिटिक्स में बेचैनी है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट का जवाब देते हुए तेजस्वी ने लिखा कि आदरणीय उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अब तक हजारों राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। अपराधी और इनके एमएलए सरेआम AK-47 लेकर विरोधियों की हत्या कर रहे हैं। विगत दिनों आपके अनेकों पदाधिकारियों की हत्या सरकार प्रायोजित प्रतीत होती है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार इस वक्त एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। संयोग से दोनों इस वक्त एनडीए में हैं, लेकिन जेडीयू को मिल रही तरजीह से आरएलएसपी नाराज है। इस बीच एक के बाद एक उसके नेताओं की हत्या से आरजेडी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। ये माननीय मुख्यमंत्री को पब्लिक डोमेन में जाकर ये बताना चाहिए कि आखिर इन लोगों की हत्या क्यों की जा रही है और पुलिस के संरक्षण में हत्या हो रही है। आरजेडी के इस हमले से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी बौखला गई। एनडीए सरकार का बचाव करते हुए जेडीयू प्रवक्ताओं ने भी आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। जो तेजस्वी यादव भी अपराध के गोद में जन्मे हो, इस तरह का भाषा बोलकर तो बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर पॉलिटिकल फायदे के लिए लोगों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि नीतीश सरकार के बचाव का सिलसिला सिर्फ जेडीयू तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी नेताओं को भी गठबंधन धर्म निभाने के लिए सरकार के बचाव में सामने आने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए पार्टी ने तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर लालू यादव के कार्यकाल की याद दिलाई। थोड़ा अपने दामन पे खुद झांकना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने सरकारें चलाई है। इसलिए नीतीश जी या हमारी सरकार को बोलने के पहले खुद पर विचार कीजिए तेजस्वी यादव जी। बीजेपी ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज करते हुए बिहार में कानून का राज होने का दावा किया। स्वाभाविक की बात है कि इस वक्त लोकसभा टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में ठनी हुई है। आरएलएसपी और जेडीयू आमने सामने हैं और आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा को करीब लाने की कोशिश में। ताजा वारदात के बाद तेजस्वी यादव के ट्वीट को इसी नजर से देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी के कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने चुनाव के दौरान ही बीजेपी को राम मंदिर मुद्दा याद आने का आरोप लगाया। 4.5 साल में कौन सा रोड़ा था कांग्रेस का? ये कहते थे हमारी सरकार बनेगी, हम राम मंदिर बनाएंगे। 4.5 साल तो उन्होंने कुछ राम मंदिर के बारे में कहा नहीं। अब जब मध्य प्रदेश का चुनाव आया, अन्य राज्यों के चुनाव आए और 5 महीने दूर लोकसभा का चुनाव है, ये राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। प्लॉट आवंटन के मामले में हरियाणा से पूर्व सीएम हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई। हरियाणा के राज्यपाल ने पंचकुला में एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 2005 में दिए गए एक प्लॉट के मामले में सीबीआई को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने और चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जबकि हुड्डा ने आरोपों से इनकार किया। रेमोन मैगसायसे अवार्ड विजेता कर्नाटिक संगीत के गायक टीएम कृष्णा के शनिवार को दिल्ली में प्रस्तावित कॉन्सर्ट को न करवाए जाने पर हुए विवाद के बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सफाई दी कि इसे पोस्टपोन किया गया है और इसका जल्द आयोजन होगा। कांग्रेस ने अगले महीने से शुरू हो रहे संसद के सत्र में राफेल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली। गुजरात के द्वारका में किसानों ने मूंगफली का सही दाम न मिलने पर अपनी काफी मूंगफली आग के हवाले कर दी। आईपीएल नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने अपने 18 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया, जबकि 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को राहत देते हुए हेरल्ड हाउस की लीज खत्म करने के मामले में 22 नवंबर तक मौजूदा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी फिलहाल एजेएल को बिल्डिंग खाली नहीं करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने हाथ में गंगा जल लेकर किसानों को भरोसा दिया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से राजधानी के स्कूलों और अस्पतालों की तारीफ करते हुए हरियाणवी भाषा में लोगों को एक ऑडियो मैसेज दिया गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने पलटवार करते हुए उन्हें सही तरीके से हरियाणवी भाषा बोलने की नसीहत दे डाली।
बिहार के मुजफ्फरपुर केस में मंत्री पद से हटाई गई फरार मंजू वर्मा को जेडीयू ने पार्टी से निलंबित कर दिया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस ने सेशंस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। खुदकुशी करने वाली टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के दोस्त राहुल राज ने अपनी गर्लफ्रेंड सलोनी शर्मा के साथ शादी कर ली। बांग्लादेश ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को 218 रन से हराते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले सीजन में बैन किए गए डेविड वार्नर समेत 17 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर सीएम उम्मीदवार का नाम पूछते हुए तंज कसा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी के सीएम उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया और अमित शाह ने इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पार्टी से सीएम उम्मीदवार के मामले पर सवाल पूछ लिया। अमित शाह ने शाजापुर की रैली में जनता के सामने बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार नहीं बताने पर चुटकी ली। मेरा जरा कांग्रेस के सभी लोगों से पूछना है, भैया ये बताओ कि आपका नेता कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हो। अमित शाह के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी है और सीएम उम्मीदवार का नाम जीत के बाद पार्टी आलाकमान तय करेगा। देखिए, मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई भूख नहीं है। मुझे भूख है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए और चुनाव के बाद राहुल जी तय कर लेंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी का एक गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहता है, लेकिन कमलनाथ के एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उनका नाम भी सीएम पद के उम्मीदवार के लिए लिया जाने लगा। इन दोनों के बीच दिग्विजय सिंह का फैक्टर भी अहम है। सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीएम उम्मीदवार को लेकर उलझन में फंसी हुई है। बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहती है। यही वजह है कि वो इस मसले को उठाने से नहीं चूक रही, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस जीत की रणनीति पर है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सुरक्षा बल पर बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान के इस हमले में 35 पुलिस वालों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान ने यह हमला फराह प्रांत के खाकी सफेद जिले के एक पुलिस थाने पर किया। बड़ी तादाद में जुटे तालिबान के लड़ाकों ने अंधेरे का फायदा उठाने के लिए यह हमला बुधवार की रात को किया। हमलावर 4 घंटे तक गोलाबारी और फायरिंग करते रहे, जिसकी चपेट में आकर जिले के पुलिस कमांडर की भी मौत हो गई। भारी नुकसान पहुंचाने के बाद तालिबान के लड़ाकू पुलिस वालों के हथियार और गोला बारूद भी लूट कर ले गए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कश्मीर को लेकर अपने ही देश को आईना दिखाया तो भारत से भी उन्हें जोरदार समर्थन मिला। सरकार ने अफरीदी के बयान का समर्थन किया, लेकिन लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने विवादित बयान दे दिया। लेकिन इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अफरीदी के बयान के बहाने खराब आर्थिक हालात से जूझ रहे पाकिस्तान पर चुटकी ली। तो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे हैं, कश्मीर क्या संभाल पाएंगे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर किसी तरह के दावे को भी खारिज कर दिया। शाहिद अफरीदी ने दावा किया था कि कश्मीर को संभालना पाकिस्तान जैसे मुल्क के बस की बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को अलग देश बनाने की भी वकालत की थी, जिस पर लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव ने उल्टा बयान दे डाला। कारण कश्मीर भी है जिसके चलते उनकी हालत खराब है और हम लोगों की हालत खराब जो है वो उसमें एक मामला कश्मीर का भी है जिसपे हमारा देश भी तंग और तबाह है। हालांकि अपने बयान पर पाकिस्तान में विवाद बढ़ने के बाद शाहिद अफरीदी ने ट्वीट के जरिए सफाई देते हुए भारतीय मीडिया पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। सौभाग्य की बात है कि पाकिस्तान की खराब हालत को वहां के लोग बखूबी समझते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों और आतंकी गुटों का दबाव ऐसा है कि कोई खुलकर कुछ बोल नहीं पाता। भारत में मुश्किल यह है कि सरकार का विरोध करते हुए नेता किसी हद तक चले जाते हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पूरी धूमधाम से इटली में शादी कर ली। दीपिका और रणवीर से पहले भी कई हीरो हीरोइनों की जोड़ियां बन चुकी हैं, शादी कर चुकी हैं। ये वो जोड़ियां हैं जो पहले फिल्मी पर्दे पर दिखी और फिर असल जिंदगी में साथ होंगी, जिनमें सबसे पहली जोड़ी देव आनंद और कल्पना कार्तिक की है, जो 1951 में पहली बार बाजी फिल्म में साथ दिखी थी और 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान देव आनंद और कल्पना कार्तिक ने शादी रचा ली। ऐसी एक जोड़ी सुनील दत्त और नरगिस की थी, जो पहली बार 1957 में फिल्म मदर इंडिया में मां बेटे के रोल में दिखी, लेकिन 1958 में सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी भी पहली बार 1971 में आई फिल्म गुड्डी में साथ दिखे और 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। फिल्मी पर्दे पर और असल जिंदगी में जोड़ी बनाने वालों की लिस्ट में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी शामिल हैं, जिन्होंने 1979 में शादी की। अपना ऐसा शहर दोस्तों, आतंक 8 पहर दोस्तों। सौवात की एक बात कही कमलकांत ने, भाले बर्छी तोप क्या करेंगे, ये तन ये मन जहर दोस्त। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का।
वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।